हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, जिसे हम कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी जो सबसे बेसिक यूनिट जिससे बनी है उसे हम सेल कहते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग देखते हैं, कॉर्ड की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, यानी कि जो प्रकोष्ठ रॉबर्ट हुक ने देखे थे उन्हें उसने क्या कहा, कोशिका कहा। और लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा। अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो लैटिन शब्द कोशिका है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ठीक है, अब एक हम छोटा सा यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। मैं आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊंगी, बिकॉज अगर मैं पूरा रीड करूँगी तो क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक कोशिका है। ठीक है, ये जो चैम्बर की तरह आप देख रहे हैं, चैम्बर की तरह आपको दिखाई दे रही है, ये कोशिका है। और इसमें जो आप ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, डॉट देख रहे हैं, वो क्या है आपका? वो न्यूक्लियस है, वो केंद्रक है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करती हूँ, आप ये देखिए, ये कुछ कोशिकाएं हैं। तो कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखो, यह मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये रुधिर कोशिका है, यानी कि ब्लड सेल है। ठीक है, ये चिकनी पेशी कोशिका है, ये आपकी अंडाणु कोशिका है, ये शुक्राणु कोशिका है, ये अस्थि कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ये वसा कोशिका है। तो आप देख रहे हैं कि कोशिका का जो आकार है वो कैसा है, डिफरेंट है। सेम आकार नहीं होता, सेम उनका जो साइज़ है, शेप है, वो सेम नहीं होती। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, यानी जिस तरीके से वो अपने कार्य करते हैं, जो उनका वर्क रहता है, उसके अनुरूप उनकी आकृति और उनके आकार रहते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे आपने एक कोशिका जीव देखे होंगे, तो उनकी जो कोशिकाएं होती है, जैसे अमीबा है एक कोशिका जीव, तो उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, कि वो स्थिर रहता है, चेंज नहीं करती। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका से यह मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। आपने देखा है कि हमारे बॉडी में अलग अलग, लाइक हमारे हैंड्स अलग वर्क करते हैं, लाइक अलग वर्क करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन आदि। इसी प्रकार एक कोशिक में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी कि कुछ कोशिका है उसमें कुछ घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो हम कोशिकांग के बारे में आगे डील करते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो ये क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो आपको पता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 में की थी। कोशिका को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो कोशिका को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि कोशिका ही वो कंट्रोल करती है। बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसकी अगर बेसिक या यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या है, वो सेल है। इसीलिए उसको रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? तो देखते हैं हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हम कोशिकांग कहते हैं, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ सेल। कोशिका में कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, यानी अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के आधार से होती है। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली।
अथवा कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, यह कोशिका सबसे बाहरी परत है। लाइक इस तरीके से आपकी कोशिका होती है। ठीक है, ये आपका अगर आपकी कोशिका है तो कोशिका की ये जो परत दिख रही है आपको, ये जो लेयर है मेम्ब्रेन है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो देखो, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली समझो, इस तरीके से कोशिका है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन में जो बाहर से कुछ भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको ये देखती है, और अंदर से जो बाहर जा रहे हैं, ये कहा ना, अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। बेसिकली अंदर जाना बाहर जाना सब इसी के अंदर से होता है, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, जरा थोड़ा सा इसमें मैं रीड करती हूँ। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। ठीक है, अब विसरण प्रक्रिया क्या होती है, जो यहाँ पर ये लिखा है विसरण, ये क्या होती है, विसरण प्रक्रिया क्या होती है, तो जो विसरण प्रक्रिया होती है उसी के द्वारा जो पदार्थ होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से होकर बाहर आ जा सकते हैं। विसरण प्रक्रिया क्या होती है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि अधिक सांद्रता वाले, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले घोल से कम सांद्रता वाले घोल की ओर आना। मान लो इसका कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है, तो जो कोई भी लिक्विड का, यानी कि ठीक है, द्रव्य का अपने आप फ्लो होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं विसरण। इसके बारे में आपने आई थिंक 7th 8th में पढ़ा होगा। विसरण की प्रक्रिया विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि किसी की पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आती है। तो मैंने अभी बताया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आना। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे CO2 क्या होता है, कोशिका में स्टोर हो जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य वातावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। यानी कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो CO2 है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और जो बाहर CO2 है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो हाई से लो की तरफ आने लगती है ये ऑटोमेटिकली। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंदर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकलती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा चली जाती है। कैसे, जैसे यहाँ पर O2 है, ये कम है, और जो आपका एटमॉस्फेयर में O2 है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो ये O2 आपके अंदर जाएगी और CO2 कहाँ आएगी, बाहर आएगी। समझ में आया, दोबारा से समझिए। ये आपकी सेल है, यहाँ पर CO2 है, बाहर भी CO2 है। सेम ये हाई कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन क्या है वो हाई है, और ये कंसंट्रेशन आपका क्या है, लो है। तो जब हाई कंसंट्रेशन से CO2 कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, सेम CO2 बाहर आ जाती है। अगर O2 यहाँ पर जो है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, और जो बाहर O2 है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, आपका हाई होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है, बाहर से CO2 अंदर की ओर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विसरण प्रोसेस होती है, यानी कि विसरण क्रिया द्वारा CO2 और O2 का बाहर जाना और अंदर आना सेल के थ्रू होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, विसरण द्वारा कोशिका बाहर निकलती है। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब चाहिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है
इनको मैं आपको समझा देती हूँ। अंडे से परासरण। अच्छा, परासरण और विसरण में कुछ डिफरेंस रहता है। जैसे अगर मैं परासरण की बात करूँ तो परासरण में जो फ्लो होता है, ठीक है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। ठीक है, जरा समझते हैं, एक सेकेंड रुकिए। तो अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl में अगर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, और कैसे तनु का मतलब लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में अगर रहेगा आपका HCl, तो अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी कि ज़्यादातर जो आपका एग होता है, एग में जो कवरिंग होती है जो वाइट कलर की होती है बेसिकली, वो किससे बनी होती है? वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। अंडे के अंदर क्यों जाता है? क्योंकि जो अंडे के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है? हाई कंसंट्रेशन है। जबकि अगर हम जिसमें हाइड्रोक्लोरिक के जिसमें रखा है, विलयन में रखा है, वो कैसा है? वो तनु है, वो लिक्विड है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आता है, इसीलिए अंडा क्या है? फूल जाता है, क्योंकि अंडे के अंदर क्या है? पानी भर जाता है, इसलिए वो फूल जाता है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। सेम उसमें क्या होता है कि अगर हम नमक के घोल में रखते हैं तो नमक का घोल में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हाई होती है। तो परासरण में क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। जबकि इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करते हैं कि हाई से लो, अगर ऐसे आ रहा है तो ये है आपका परासरण, और ऐसे जा रहा है तो ये क्या है? आपका विसरण। ठीक है, जैसे हम किशमिश की बात करते हैं, किशमिश है आपका, ठीक है, मुनक्का वगैरह रखते हैं, सेम कैसे फूल जाता है? क्योंकि उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? वहाँ परासरण होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। अच्छा, याद रखना कि कोशिका भित्ति कहाँ रहती है? आपकी प्लांट सेल्स में रहती है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होती है। पादप कोशिका में भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? आपकी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी जो प्लांट्स होते हैं उनको ये एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिलता प्रदान करता है। यदि किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न रेखा द्वारा देख सकते हैं। जब किसी पदार्थ कोशिका में परासरण द्वारा, मतलब परासरण होता है यानी कि अगर कोशिका के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो लो है तो जो आपका लिक्विड है वो कहाँ जाता है? वो हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो कोशिका क्या होती है? वो सिकुड़ जाती है। कोशिका जब सिकुड़ जाती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी पदार्थ होंगे वो भी संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक। तो अगर हमने अभी केंद्रक की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखिए, कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र में अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं, कुछ क्षेत्र में कम गहरे रंग के प्रतीत होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब एक क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। यानी कि बेसिकली हम क्रोमेटिन की अगर बात करें तो क्रोमेटिन क्या है? एक धागे के रूप में होते हैं इस तरीके से। अभी आगे हम लोग कोशिका का एक सेल का पूरा डायग्राम देखेंगे तब मैं वहाँ आपको अच्छे से समझाऊंगी, या फिर न्यूक्लियस का देखेंगे। जो क्रोमेटिन होते हैं वो इस तरीके से धागे के रूप में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो धागे के रूप में होते हैं। और जैसे ही कोशिका क्या होता है? विभाजन होता है, यानी कि सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न के टाइम ये किस तरीके से नजर आते हैं? क्रोमोसोम के रूप में संगठित हो जाते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिका बनाती है। ये कोशिका के विकास व परिपक्वन को रियायत करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है।
ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ठीक है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रिकाएँ कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक, जिन प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रो का मतलब आदि और अथवा जिसे हम पूर्व बोल सकते हैं, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इसमें केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत से ऐसे कोशिका ऑर्गन होते हैं जो नहीं होते हैं, जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम जब डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों में तो पढ़ेंगे, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ऐसे अंगों के अन्य कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। बेसिकली जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। प्लास्टिड के बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे कि प्लास्टिड में किस तरीके से क्लोरोफिल होता है, ल्यूकोफिल होता है, और किस तरीके से जो क्लोरोफिल होता है आपका, ठीक है, वो लीव्स को ग्रीन रंग देता है, प्रोवाइड करता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं होते आपके। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आपने देखा यहाँ पर ये है कोशिका भित्ति, ये जो इस तरीके से दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति है, ठीक है। ये आपका राइबोसोम है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसके अंदर जस्ट है वो प्लाज्मा झिल्ली है, और ऊपर जो है वो क्या है, वो कोशिका भित्ति है। ये कोशिकाएँ हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, कोशिका द्रव्य ये है आपकी कोशिका, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है इस तरीके से, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो जब हमने प्याज की झिल्ली तथा अनुश्री गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। यानी कि एक क्षेत्र दिखा किससे घिरा हुआ है? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, यानी इस तरीके से, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग अंगक कहते हैं, और इसके अंदर भी कुछ घटक होते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। अब देखो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जैसे ये है आपका, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, ठीक। ये क्या है? ये जो इससे लिक्विड है, ये क्या है आपका? ये कोशिका द्रव्य है, और यहीं पर आपका क्या होता है, इस तरीके से अगर मैं बना दूँ, ये केंद्रक है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, बेसिकली केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? द्रव्य होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इसे केंद्रक लिखा है, केंद्रक नहीं बोलते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को, मतलब कोशिका द्रव्य, ठीक है, अगर हम कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य करते हैं, ठीक है, अगर हम केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य को दोनों को मिला दें, प्लस कर दिया, प्लस का मतलब मिला दिया, तो उससे हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के झिल्ली अथवा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, ठीक है। अभी हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। हाँ, एक सेकेंड, तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करें आकार की, तो प्राय छोटा होता है। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है वो छोटा होता है। आप समझ सकते हैं छोटा क्यों होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। जब प्रोकैरियोटिक में ऑर्गन्स नहीं पाए जाते तो उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो छोटा होता है, ठीक। कितना होता है? 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक हो सकता है, और आकार इसमें बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 मिलीमीटर तक होता है। केंद्र के क्षेत्र की अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुकिए, अगर हम बात करें केंद्र के क्षेत्र की, तो आपको पता है जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें जो केंद्र के क्षेत्र होता है सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्र के झिल्ली से घिरा होता है। क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर एक होता है, यहाँ एक से अधिक होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका अंगक, ठीक है।
तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग रहें। और बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं में, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, को उपापचय क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि जटिल संरचनात्मक कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी की तरह देखा जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा और अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए देखो हम बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको इसमें बता देते हैं। जैसे हमने अभी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं ईआर के बारे में। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी बॉडी, जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं और प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ईआर। इसका शॉर्ट फॉर्म ईआर क्यों बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिका तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नालिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका को दो प्रकार की होती है, आपको पता है, आरईआर और एसईआर। ठीक है, एसईआर एंड ये आरईआर। ठीक है, एसईआर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी आरईआर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, आरईआर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ क्यों होती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। ये रफ इसीलिए होती है क्योंकि इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और आपकी अगर जो एसईआर है उस पर, एसईआर की अगर हम बात करते हैं, स्मूथ रहती है क्योंकि उस पर जो आपके राइबोसोम होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये जो ईआर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, जो हमने पढ़ा किसमें है, एक आरईआर है आपका और एक है ईआर। इसे थोड़ा सा और पढ़ देते हैं, आगे देखिएगा। आरईआर में तैयार प्रोटीन आवश्यकता अनुसार ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि आरईआर, जो ईआर है उसके 2 टाइप हैं। एक आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ क्यों है क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे रहते हैं और राइबोसोम क्या करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एसईआर की अगर मैं बात करती हूँ तो एसईआर की जो फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते। तो आरईआर में जो प्रोटीन तैयार होता है, बिकॉज जो राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, वो ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भाग में भेजा जाता है। एसईआर बसा अथवा लिपिड, मतलब एसईआर में क्या होता है, बसा और लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करते हैं। मतलब एसईआर में क्या रहेगा, इसलिए वो स्मूथ रहती है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लिपिड्स होते हैं और फैट्स रहते हैं, वसा रहते हैं। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन अथवा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि जो ईआर होती है वो एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, ये एक जंतु कोशिका है। इससे जब मैं सारे ऑर्गन्स पढ़ लेंगे तब हम इस डायग्राम को समझाएंगे। इस प्रकार ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तक केंद्रक के मध्य है। पदार्थों जैसे प्रोटीन है परिवहन के, मतलब मुख्य अगर हम बात करें तो ईआर का जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, क्योंकि जो आरईआर है उसमें राइबोसोम लगे होते हैं और वही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होकर ईआर के थ्रू जो सेल के अदर ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जाती है। ईआर कोशिका की कुछ जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, यह यकृत की कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अभी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आगे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी सेल के ऑर्गन्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।